नमस्कार विद्यार्थियों, हरि बाबा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th की एनसीईआरटी इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट प्रोज की 7वें पोयम को पढ़ेंगे, जिसका नाम है एनिमल्स, मतलब जानवर, और इसको लिखा है वाल्ट व्हाइटमैन ने। तो विद्यार्थियों, इस पोयम से पहले मैंने 6 पोयम पढ़ाकर चैनल पर अपलोड कर दी हैं, आप चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। आज की पोयम बहुत ही ज़्यादा शिक्षाप्रद है तथा मनोरंजन से भरपूर है। पोयम को पढ़ने से पहले मैं आपके लिए थोड़ा सा सारांश बता देता हूँ, इसकी समरी बता देता हूँ, ताकि आपकी रुचि जो है बनी रहे पोयम को पढ़ते वक्त। तो देखिए, इस कविता में वाल्ट व्हिटमैन ने बहुत सुंदरता से जानवरों एवं मनुष्य के मध्य का अंतर प्रकट किया है। कवि के अनुसार जानवर मनुष्यों से श्रेष्ठ हैं और उनमें वे सारे गुण हैं जिनकी मनुष्यों में कमी है अथवा जिन्हें मनुष्य भुला चुके हैं। कविता पशुओं के प्रति कवि का प्रेम एवं उन्हीं की भांति रहने की कवि की इच्छा दर्शाती है, क्योंकि उनका ये विचार है कि जानवर शांत एवं आत्मसंतोषी होते हैं। कविता का विषय ये बताना नहीं है कि जानवर कितने बेहतर हैं, परंतु मानव स्वभाव की कमियां उजागर करने हेतु जानवरों की मनुष्यों से तुलना करना है। कवि का ये विश्वास है कि बहुत लंबे समय पहले मनुष्यों में भी ये गुण थे, किंतु वे अब इन्हें खो चुके हैं। तो विद्यार्थियों, अब हम जो है इसका हर मीन्स का अर्थ देखेंगे। पोयम का डिटेल्स में हम जो है इस पोयम को पढ़ेंगे, हर लाइन का अर्थ देखेंगे। तो चलिए पहले स्टैंजा की ओर चलते हैं। तो चलिए स्टैंजा नंबर फर्स्ट देख लीजिए। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. तो विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपके लिए इस स्टैंजा का जो है हर लाइन का अर्थ बता देता हूँ, उसके बाद हर मीन्स का अर्थ बता दूंगा और लास्ट में जो है इसका एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। आपकी समझ में आ जाएगा कि कवि जो है इस स्टैंजा के माध्यम से आपसे क्या कहना चाहता है। तो देखिए, मैं आपके लिए लाइन बाय लाइन इसका अर्थ बता देता हूँ। देखिए, कवि कहता है आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई कुड टर्न, मुझे स्वयं में परिवर्तन लाना चाहिए, एंड लिव विद एनिमल्स, और जानवरों के साथ रहना प्रारंभ कर देना चाहिए और पशुओं के साथ रहना प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि दे आर सो प्लेसिड, क्योंकि वे अत्यंत प्लेसिड होते हैं, मतलब साइलेंट होते हैं, शांत होते हैं। क्योंकि वे अत्यंत शांत होते हैं, क्योंकि पशु जो है अत्यंत शांत होते हैं। एंड सेल्फ कंटेंट, सेल्फ कंटेंट का मतलब होता है अत्यंत संयमी, और पशु जो है अत्यंत संयमी होते हैं, क्योंकि जो पशु होते हैं वो अत्यंत शांत और संयमी होते हैं, क्योंकि वे जो है अत्यंत शांत और संयमी होते हैं। आई स्टैंड, कह रहे हैं कि मैं खड़ा होकर, एंड लुक एट देम, कह रहे हैं कि उनकी ओर देखता रहता हूँ। लॉन्ग एंड लॉन्ग, लॉन्ग एंड लॉन्ग का मतलब होता है कि बहुत समय तक, कह रहे हैं कि मैं खड़ा होकर उन पशुओं को बहुत समय तक देखता रहता हूँ। तो विद्यार्थियों, लाइन बाय लाइन मैंने आपको अर्थ बता दिया है, अब इसकी हर मीन्स का हम अर्थ देखते हैं। तो देखिए, आई थिंक, आई मीन्स मैं, और थिंक मतलब सोचना, सोचने के लिए थिंक आता है। तो मैं सोचता हूँ। आई कुड टर्न, टर्न का मतलब होता है मोड़ना, बदलना, और यहाँ परिवर्तन लाने के लिए लगाया गया है। कह रहे हैं कि आई थिंक, कह रहे हैं कि मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है। आई कुड टर्न, कह रहे हैं कि मुझे स्वयं में टर्न लाना चाहिए, परिवर्तन लाना चाहिए। एंड लिव, लिव का मतलब क्या होता है? रहना होता है। एंड लिव, और रहना चाहिए विद एनिमल्स, और कह रहे हैं कि पशुओं के साथ, जानवरों के साथ, कह रहे हैं कि और जानवरों के साथ रहना प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि दे आर सो प्लेसिड, क्योंकि दे मीन्स वे, आर मीन्स होते हैं, सो प्लेसिड, कह रहे हैं कि अत्यंत साइलेंट, कह रहे हैं कि शांत, कह रहे हैं क्योंकि वे अत्यंत शांत होते हैं, क्योंकि पशु जो है अत्यंत शांत होते हैं। एंड सेल्फ कंटेंट, और अत्यंत संयमी होते हैं। आई स्टैंड, स्टैंड का मतलब क्या होता है? खड़ा होना है। कह रहे हैं कि आई स्टैंड, मैं खड़ा होकर, एंड लुक, लुक का मतलब देखना होता है, कह रहे हैं कि देखता रहता हूँ। एट देम, एट देम मतलब उनकी ओर, पशुओं की ओर, कह रहे हैं कि मैं खड़ा होकर पशुओं की ओर देखता रहता हूँ। लॉन्ग एंड लॉन्ग, कह रहे हैं कि बहुत समय तक, कह रहे हैं कि मैं खड़ा होकर पशुओं की तरफ बहुत समय तक क्या करता रहता हूँ? देखता रहता हूँ। तो विद्यार्थियों, पहले मैं इसकी वर्ड मीनिंग बता देता हूँ, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, आपकी समझ में आ जाएगा। तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। लिव का मतलब क्या होता है? रहना, निवास करना, ठीक है, मैंने आपको बताया था।
प्लेसिड का मतलब होता है क्वाइट, काम मतलब शांत या शांति। सेल्फ कंटेंट का मतलब होता है आत्मनियंत्रण या आत्मसंतोष मतलब संयमी, ठीक है, आपको बताया था मैंने। लॉन्ग एंड लॉन्ग का मतलब होता है बहुत देर तक मतलब बहुत समय तक, बताया था मैंने आपके लिए। अब मैं आपके लिए एक बार फिर से उन 4 लाइनों का आपको अर्थ बता देता हूं कि कवि जो है उन लाइनों के माध्यम से आपसे क्या कहना चाहता है। तो देखिए, कवि कहता है कि उसे लगता है उसे स्वयं में परिवर्तन लाना चाहिए और पशुओं के साथ रहना प्रारंभ कर देना चाहिए। पशु बहुत शांत एवं संयमी होते हैं। कवि खड़ा होकर बहुत समय तक उन्हें देखता रहता है। अर्थात इन पंक्तियों में कवि कहता है कि वह एक जानवर में परिवर्तित होना चाहता है एवं जानवरों के साथ वास करना चाहता है। कवि के अनुसार जानवर शांत एवं आत्मनियंत्रित होते हैं। वे कभी किसी समस्या के लिए शिकायत नहीं करते। जानवरों के इन्हीं गुणों के कारण कवि उनके साथ लंबा समय व्यतीत करना चाहता है। वह काफ़ी लंबे समय तक खड़ा रहता है और उन्हें देखता है। तो विद्यार्थियों, अब आपकी समझ में आ गई होंगी ये लाइनें, ये स्टैंजा। विद्यार्थियों, कवि जो है क्या कहना चाहता था आपकी जो है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके स्टैंजा नंबर 2 पर। तो चलिए स्टैंजा नंबर 2 देख लीजिए। They do not sweet and wine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick, discussing their duty to God. तो विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपके लिए इस स्टैंजा का जो है लाइन बाय लाइन अर्थ बता देता हूँ और उसके बाद हर मीन्स का अर्थ बता दूंगा और अंत में जो है इसका एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। आपकी समझ में आ जाएगा कि कवि जो है इस स्टैंजा में क्या कहना चाहता है। तो देखिए, कवि कहता है कि पशु मनुष्यों से अधिक व अच्छा जीवन जीते हैं क्योंकि दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, क्योंकि वे अपनी हालत के बारे में चिंतित नहीं होते हैं तथा रोती सी आवाज़ में शिकायत नहीं करते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड बीप फॉर देयर सिंस, कह रहे हैं कि वे अंधेरे में जागते हुए पड़े नहीं रहते हैं तथा अपने पापों के लिए नहीं रोते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, कह रहे हैं कि वे ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में गंभीर विचार विमर्श करते हुए दूसरों को उबाते नहीं हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं हर मीन्स का अर्थ आपको बताता हूँ, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, आपकी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, दे मीन्स वे कौन, पशुओं के लिए लगाया गया है, जानवरों के लिए लगाया गया है। कह रहे हैं कि वे डू नॉट स्वीट एंड वाइन। स्वीट एंड वाइन का मतलब होता है रोती सी आवाज़ में शिकायत करना। अर्थात कह रहे हैं कि वे जो है रोती सी आवाज़ में शिकायत नहीं करते हैं। अबाउट कह रहे हैं कि विषय में, बारे में। देयर कह रहे हैं कि अपनी। कंडीशन का मतलब होता है हालत या दशा। कह रहे हैं कि वे अपनी हालत के बारे में चिंतित नहीं होते हैं और क्या नहीं करते हैं, तथा रोती सी आवाज़ में शिकायत नहीं करते हैं। दे कौन, पशु जानवर। डू नॉट कह रहे हैं कि नहीं, लाई पड़े रहते हैं। अवेक का मतलब होता है जागते हुए। कह रहे हैं कि वे जागते हुए नहीं पड़े रहते हैं। इन द डार्क कह रहे हैं कि अंधेरे में। डार्क का मतलब क्या होता है, अंधेरा होता है। कह रहे हैं कि वे अंधेरे में जागते हुए नहीं पड़े रहते हैं। एंड बीप, और कह रहे हैं कि रोते नहीं हैं। फॉर देयर सिंस, कह रहे हैं कि अपने पापों के लिए, तथा अपने पापों के लिए रोते नहीं हैं। दे भाई पशु, दे का मतलब क्या है, पशु है, जानवर है। कह रहे हैं कि जानवर। डू नॉट मेक मी सिक, कह रहे हैं कि डू नॉट मीन्स नहीं, मेक का मतलब होता है करना, बनाना। कह रहे हैं कि करते हैं। मी कह रहे हैं कि मुझे। सिक का मतलब क्या होता है, सिक का मतलब क्या होता है, बीमार होता है, लेकिन यहाँ उबाने के लिए आया है। कह रहे हैं कि वे मुझे उबाते नहीं हैं। वे अर्थात दूसरों को उबाते नहीं हैं। कौन, पशु। डिस्कसिंग कह रहे हैं कि विचार विमर्श करते हुए। देयर ड्यूटी टू गॉड, कह रहे हैं कि ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्य का। कह रहे हैं कि वे ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में गंभीर विचार विमर्श करते हुए कह रहे हैं कि मुझे उबाते नहीं हैं, अर्थात मुझे बीमार नहीं करते हैं। तो विद्यार्थी जो है आपके लिए हर मीन्स का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके लिए वर्ड मीनिंग इसकी समझा देता हूं, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। आपकी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी ये लाइनें। तो देखिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। स्वीट एंड वाइन का मतलब मैंने आपको बताया था शिकायत करना या रोना। कह रहे हैं कि रोती सी आवाज़ में शिकायत करना।
लाई अवेक का मतलब होता है जागते रहना, अवेक का मतलब जागना और लाई का मतलब पड़े रहना, करेंगे जागते हुए पड़े रहना अर्थात जागते रहना। वीप का मतलब होता है क्राई, रोना बिलाप करना। सिंस का मतलब होता है पाप, ठीक है। और सिक का मतलब होता है दुखी, हताश और उबाऊ। कह रहे हैं कि मुझे वो उबाते नहीं हैं, दुखी नहीं करते हैं और हताश नहीं करते हैं। अब मैं आपके लिए इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा कि कवि जो है इस स्टैंजा के माध्यम से आपसे कहना क्या चाहता है। तो देखिए, कवि कहता है कि पशु मनुष्यों से अधिक व अच्छा जीवन जीते हैं, वे अपनी हालत के बारे में चिंतित नहीं होते हैं तथा रोती सी आवाज़ में शिकायत नहीं करते हैं। वे अंधेरे में जागते हुए पड़े नहीं रहते हैं तथा अपने पापों के लिए नहीं रोते हैं। वे ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में गंभीर विचार विमर्श करते हुए दूसरों को उबाते नहीं हैं। अर्थात कवि कहता है कि जानवर मनुष्यों की भांति स्वयं की परिस्थिति के बारे में शिकायत तथा विलाप नहीं करते हैं। मनुष्यों के विपरीत जानवर रात को जागकर उनके द्वारा किए गए पापों के लिए विलाप नहीं करते हैं। यहाँ कवि का तात्पर्य है कि जानवर मनुष्यों से भिन्न हैं क्योंकि वे क्रोध अथवा शोक नहीं दर्शाते। आगे वह कहता है कि जानवर ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों की चर्चा करके उसे हताश महसूस नहीं कराते। कवि का यह तात्पर्य है कि जानवर ईश्वर से क्षमा याचना की प्रार्थना नहीं करते अथवा मनुष्यों की भांति ईश्वर को उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए नहीं कहते। तो विद्यार्थियों, इस स्टैंजा के माध्यम से कवि जो है आपसे यही कहना चाहता था। अब चलते हैं स्टैंजा नंबर 3 की ओर। तो चलिए स्टैंजा नंबर 3 देख लीजिए। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मानिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, नॉट वन नील्स टू अनोदर nor to his kind that lived thousands of years ago, not one is respectable और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपके लिए लाइन बाय लाइन इस स्टैंजा का अर्थ बता देता हूं, उसके बाद हर मीन्स का अर्थ आपको बताऊंगा और अंत में जो है इसका एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। आपकी समझ में ये स्टैंजा आ जाएगा। तो देखिए कवि क्या कहना चाहता है इस स्टैंजा के माध्यम से। तो पहली लाइन में देख लीजिए, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड। कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होता। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मानिया ऑफ ओन थिंग्स, और कह रहे हैं कि ना ही कोई चीज़ों के स्वामी बनने के विषय में पागल होता है। नॉट वन नील्स टू अनोदर, कह रहे हैं कि कोई जानवर किसी दूसरे जानवर के सामने घुटने भी नहीं टेकता है। नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, और कह रहे हैं कि ना ही कोई जानवर हजारों वर्ष पूर्व जीवन जीने वाले अपनी किस्म या प्रजाति के समक्ष घुटने नहीं टिकाता है। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, कह रहे हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर कोई भी जानवर आदरणीय या दुखी नहीं है, अर्थात सभी जानवर एक से हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। तो विद्यार्थियों, अब मैं आपके लिए हर मीन्स का आपको अर्थ बताता हूं, फिर उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, आपकी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, नॉट वन, कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति नहीं, इजमिस है। डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड का मतलब होता है असंतुष्ट, और सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है? संतुष्ट होता है। कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट नहीं है। नॉट, कह रहे हैं कि और ना ही वन, कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति इज डिमेंटेड, डिमेंटेड का मतलब होता है पागल होना, मैड होना। कह रहे हैं कि और कोई भी व्यक्ति पागल नहीं होता है विद द मानिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। कह रहे हैं कि द मानिया ऑफ ओनिंग थिंग्स का मतलब होता है, कह रहे हैं कि चीज़ों के स्वामी बनने के विषय में। कह रहे हैं कि चीज़ों के स्वामी बनने के विषय में क्या नहीं होता है? कोई भी व्यक्ति पागल नहीं होता है। आगे देखिए, नॉट वन नील्स, और कह रहे हैं कि ना ही कोई जानवर, नील्स का मतलब होता है घुटना, कह रहे हैं कि घुटने टेकता है टू एनोदर, कह रहे हैं कि दूसरे जानवर के सामने। कह रहे हैं कि और ना ही कोई जानवर, कह रहे हैं कि दूसरे जानवर के सामने घुटने टेकता है। नॉर, और ना ही
टू हिज काइंड, कह रहे हैं कि अपनी जाति के समक्ष, अपनी प्रजाति के समक्ष। यहाँ काइंड का मतलब वही जाति या प्रजाति आई है जानवरों की, और कह रहे हैं कि और ना ही अपने जाति के समक्ष दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, कह रहे हैं कि जो हजारों वर्ष पूर्व से रहती है, कह रहे हैं कि उसके समक्ष भी जो है घुटने नहीं टिकाता है। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल, कह रहे हैं कि ना ही कोई रेस्पेक्टेबल है। रेस्पेक्टेबल का मतलब आदरणीय, सम्मानित, और कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है सम्मानित नहीं है, आदरणीय नहीं है, और अनहैप्पी, और कह रहे हैं कि दुखी नहीं है, खुश नहीं है, ओवर द होल अर्थ, कह रहे हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर, कह रहे हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति आदरणीय और दुखी नहीं है। इस स्टैंजा के जो है वर्ड मीनिंग देख लीजिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। डिससेटिस्फाइड का मतलब होता है असंतुष्ट, मैंने आपको बताया। डिमेंटेड का मतलब होता है पागल, ठीक है, मैंने आपको बता दिया था। मेनिया का मतलब होता है सनक, जिसे हम कहते हैं, और ओनिंग का मतलब होता है प्राप्त करना, खुद की। नील्स का मतलब होता है झुकना, अर्थात घुटने टेकना, और रेस्पेक्टेबल का मतलब होता है आदरणीय, और होल का मतलब होता है कंप्लीट, मतलब संपूर्ण। अब मैं आपके लिए इसका एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा कि कभी जो है इस स्टैंजा के माध्यम से आपसे क्या कहना चाहता है आखिर। तो देखिए, कोई भी अपने जीवन से असंतुष्ट नहीं होता है, ना ही कोई चीज़ों के स्वामी बनने के विषय में पागल होता है। कोई जानवर किसी दूसरे जानवर के सामने घुटने भी नहीं टेकता है, ना ही कोई जानवर हजारों वर्ष पूर्व जीवन जीने वाले अपनी किस्म प्रजाति के समक्ष घुटने टिकाता है। इस संपूर्ण पृथ्वी पर कोई भी जानवर आदरणीय या दुखी नहीं है, अर्थात सभी जानवर एक जैसे हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। अर्थात इन पंक्तियों में कवि कहता है कि उसे कोई एक भी जानवर ऐसा नहीं मिला जो असंतुष्ट प्रतीत होता हो। ऐसा कोई एक जानवर भी नहीं है जो अधिक से अधिक वस्तुएं प्राप्त करने की सनक से जूझ रहा हो। मनुष्यों की भांति जानवर अन्य जानवरों अथवा अपने पूर्वजों के प्रति आदर नहीं दर्शाते और ना ही अपना सिर झुकाते हैं। कवि के अनुसार सभी जानवर समान हैं एवं उन्हें एक दूसरे को आदर देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जानवरों के लिए पृथ्वी पर कोई भी आदरणीय एवं अप्रसन्न नहीं है, अर्थात दुखी नहीं है। तो विद्यार्थियों, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि स्टैंजा के माध्यम से कवि आपसे क्या कहना चाहता था। तो अब चलते हैं अंतिम स्टैंजा की ओर, चौथे स्टैंजा की ओर। तो चलिए स्टैंजा नंबर 4 देख लीजिए, अंतिम स्टैंजा है और कवि जो है इस स्टैंजा के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश देना चाहता है आपके लिए। तो देखिए, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोसेशन, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपके लिए इसका लाइन बाय लाइन अर्थ बता देता हूं, उसके बाद हर मीन्स का अर्थ आपको बता दूंगा और लास्ट में जो है इसकी व्याख्या कर दूंगा, आपकी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी, कह रहे हैं कि पशु मनुष्यों के प्रति अपना संबंध प्रदर्शित करते हैं, प्रेम प्रदर्शित करते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, और मनुष्य भी उसे स्वीकार कर लेते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, कह रहे हैं कि पशु मनुष्यों के प्रति उनके प्रेम का उपहार लाते हैं। दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोसेशन, कवि कहता है कि पशु साधारण रूप से उसके अपने गुण उसे दिखाते हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, वह बहुत उत्सुकता पूर्वक सोचता है कि उन्हें वे उपहार या गुण कहाँ से मिले। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, वह सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत समय पहले वह वहाँ से गुजरा हो और उससे वे उपहार गिर गए हों। वह कहना चाहता है कि मनुष्यों ने अपने मानवता के गुण खो दिए हैं, परंतु पशुओं में वे गुण हैं। देखिए, सो का मतलब क्या होता है इसलिए, दे का मतलब क्या होता है वे, अर्थात पशु, ठीक है, जानवर। सो का मतलब होता है प्रदर्शित करना या दिखाना। देयर मीन्स अपने, कह रहे हैं कि खुद के, स्वयं के। रिलेशंस का मतलब होता है संबंध या रिश्ते। टू मी, कह रहे हैं कि मेरे लिए।
तो यहाँ मी जो है पुरुषों के लिए आया है, अर्थात मनुष्यों के लिए आया है, और दे किसके लिए आया है, ये जो है पशुओं के लिए आया है। कह रहे हैं कि पशु जो है मनुष्यों के प्रति अर्थात मेरे प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं, अपने संबंध को प्रदर्शित करते हैं, अपने संबंध को दिखाते हैं। एंड आई एक्सेप्टेड देम, आई मतलब यहाँ पुरुष के लिए, मनुष्य के लिए, मुझे मतलब, एंड आई और पुरुष या मनुष्य एक्सेप्ट कह रहे हैं कि स्वीकार करते हैं, देम कह रहे हैं कि उन्हें, और जो है मनुष्य उन्हें स्वीकार करते हैं और मनुष्य भी उसे स्वीकार कर लेते हैं। दे मतलब वे, कौन, जानवर। ब्रिंग कह रहे हैं कि लाते हैं, मी कह रहे हैं कि मुझे, टोकन्स कह रहे हैं कि उपहार, ऑफ माई सेल्फ कह रहे हैं कि स्वयं, कह रहे हैं कि खुद, और मी यहाँ पुरुषों के लिए और दे जानवरों के लिए, मनुष्यों के लिए। कह रहे हैं कि वे कह रहे हैं कि पशु क्या करते हैं कि पशु जो है मनुष्यों के प्रति उनके प्रेम का क्या लाते हैं, टोकन्स लाते हैं, उपहार लाते हैं। दे कौन, पशु। एविंस, एविंस का मतलब होता है जताना या दिखाना। कह रहे हैं कि वे जताते हैं, वे दिखाते हैं, कौन, पशु दिखाते हैं, जताते हैं। देम कह रहे हैं कि उन्हें, किसके लिए, मनुष्यों के लिए। प्लेनली का मतलब होता है स्पष्टता से। कह रहे हैं कि पशु जो है मनुष्यों के लिए स्पष्टता से दिखाते हैं। इन देयर पसेशन, पसेशन का मतलब होता है स्वामित्व या अधिकार। कह रहे हैं कि पशु जो है स्पष्टता से, कह रहे हैं कि पशु जो है स्पष्टता से अपने स्वामित्व को क्या करते हैं, एविंस करते हैं, शो करते हैं, दिखाते हैं। आई वंडर, आई मीन्स मैं वंडर सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ। वेयर कह रहे हैं कि कहाँ से। दे कह रहे हैं कि उन्होंने, किसने, पशुओं ने, जानवरों ने। गेट कह रहे हैं कि प्राप्त किए हैं। दोज टोकन्स, टोकन्स का मतलब वही जन्मजात विशेषताएं या उपहार। कह रहे हैं कि वे जन्मजात विशेषताएं या वे उपहार, मैं सोचता हूँ कि पशुओं ने ये उपहार जो है वे कहाँ से प्राप्त किए हैं। मैं सोचता हूँ पशुओं में ये जो जन्मजात विशेषताएं हैं, गुण हैं, वो कहाँ से आए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं, डिड आई पास कि मैं गुजरा हूँ, दैट वे कह रहे हैं कि उस रास्ते, ह्यूज टाइम्स एगो, ह्यूज टाइम्स एगो का मतलब होता है बहुत समय पहले। कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं बहुत समय पहले उस रास्ते को गुजरा हूँ। एंड और नेग्लिजेंटली कह रहे हैं कि असावधानी पूर्वक, नेग्लिजेंटली का मतलब क्या होता है, असावधानी पूर्वक, और असावधानी पूर्वक ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब होता है गिरना। कह रहे हैं कि गिर गए हों, देम कह रहे हैं कि उनमें, और कह रहे हैं कि असावधानी पूर्वक उनमें गिर गए हों, किन में, पशुओं में, वो गुण जो है गिर गए हों। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो है मनुष्य की तुलना जो है पशुओं से कर रहा है कवि, और जो है उनके गुणों के बारे में आपको बता रहा है। अब मैं आपके लिए इसकी वर्ड मीनिंग बता देता हूँ, फिर इसका जो है एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, आपकी समझ में आ जाएगा कि कवि जो है क्या कहना चाहता है इन लाइनों के माध्यम से। तो देखिए इसकी वर्ड मीनिंग देख लीजिए पहले, तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। रिलेशंस, रिलेशंस का मतलब होता है संबंध, मैंने आपको बताया था, रिश्ते। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है, स्वीकारना। टोकन्स का मतलब होता है जन्मजात विशेषताएं या उपहार, ठीक है। एविंस का मतलब होता है जताना, दिखाना, प्रदर्शित करना। प्लेनली का मतलब होता है क्लियरली, मतलब स्पष्टता से, ठीक है। पसेशन का मतलब होता है पोजीशन का स्वामित्व, अधिकार। और वंडर का मतलब होता है सोचना। और ह्यूज का मतलब होता है अधिक, ज़्यादा। और नेग्लिजेंटली का मतलब मैंने आपको बताया था अभी, असावधानी पूर्वक। तो मैं अब आपके लिए इन लाइनों का जो है अर्थ बता देता हूँ, इस स्टैंजा का अर्थ बता देता हूँ, एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, ताकि आपकी समझ में आ जाए कि कवि जो है इन लाइनों के माध्यम से आखिर आपसे कहना क्या चाहता है। तो देखिए, कवि कहता है कि पशु साधारण रूप से उसके अपने गुण उसे दिखाते हैं। वह बहुत उत्सुकता पूर्वक सोचता है कि उन्हें वे उपहार अर्थात गुण अर्थात जन्मजात विशेषताएं कहाँ से मिले। वह सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत समय पहले वह उस मार्ग से गुजरा हो और उससे वे उपहार गिर गए हों। वह कहना चाहता है कि मनुष्यों ने अपने मानवता के गुण खो दिए हैं, परंतु पशुओं में वे गुण अब भी हैं। अर्थात इन पंक्तियों में कवि कहता है
कि जानवर उसके सामने उनकी समानताएं प्रस्तुत करते हैं जिन्हें वह प्रसन्नता से स्वीकार करता है। वह महसूस करता है कि जानवर किसी न किसी रूप में मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें वे जन्मजात गुण हैं जो मनुष्यों में एक समय थे, जैसे दयालुता, आत्मसंतोष एवं मासूमियत। जानवर कवि को मनुष्यों के उन गुणों का स्मरण कराते हैं जो मनुष्य के खोए हुए मूल्यों का प्रतीक हैं। कवि सोचता है कि जानवरों को ये गुण कैसे मिले। कवि का विश्वास है कि मनुष्यों ने लंबे समय पूर्व इन गुणों को लापरवाही से गिरा दिया था एवं अब वे ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं प्राप्त करने के पागलपन में उनके विषय में सब कुछ विस्मृत कर चुके हैं, अर्थात भूल चुके हैं। तो विद्यार्थियों, मैंने जो है इस पोयम को जो है अच्छी तरीके से मीन्स बाय मीन्स, लाइन बाय लाइन्स आपको भरपूर मात्रा में समझाने का प्रयास किया है और आशा करता हूं कि आपकी समझ में भी ये पोयम अच्छी तरीके से आ गई होगी। तो विद्यार्थियों, इतनी मेहनत के लिए आपका एक लाइक तो ज़रूर बनता है और अपनी कक्षा 10 के जितने भी साथी हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं, उनमें शेयर करने की आपकी जिम्मेदारी है। और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आधा सिलेबस जो है चैनल पर पढ़ चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैनल पर एक फर्स्ट फ्लाइट नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जो है अब तक पढ़ाए गए जितने भी चैप्टर हैं हाई स्कूल के, मैंने नए सिलेबस के जो भी है मैंने पढ़ाकर जो है चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। हर मीन्स का अर्थ बताया है, आपको बहुत अच्छी लगेंगी वो वीडियो और अपना सिलेबस जो है कंप्लीट कर लें। चैनल पर जाकर जो है प्लेलिस्ट खोलकर आप सभी चैप्टरों को अच्छी तरीके से पढ़ लें। तो विद्यार्थियों, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।